अब हम कंट्रोलिंग के थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। कंट्रोलिंग के थर्ड पार्ट में हम लोग स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस देखेंगे कि अगर कंट्रोलिंग एक मैनेजर करता है तो वह क्या क्या स्टेप्स फॉलो करता है। कंट्रोलिंग के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको सारे मैनेजर्स को फॉलो करना पड़ता है। उस स्टेप्स के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग करने के लिए एक मैनेजर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप्स है सेटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने टारगेट सेट किया है, कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और एक्चुअली प्रोडक्शन हुआ है 80 यूनिट्स का। तो टारगेट हमने 100 यूनिट का सेट किया, एक्चुअल प्रोडक्शन 80 हुआ है। अब इसके बीच को कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर करने के बाद डिफरेंस आ रहा है 20 का, इसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो डेविएशन 20 का आया। अब ये डेविएशन क्यों आया इसका हम पता करेंगे। पता करने के बाद अगर किसी गलती से आया है तो उसको मॉनिटर करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो यही सब स्टेप है। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग स्टैंडर्ड, जिसको हम लोग टारगेट सेटिंग भी बोल सकते हैं। ये हमारा पहला स्टेप है। जैसे यहाँ 100 यूनिट का प्रोडक्शन का टारगेट हमने सेट किया, ये सेटिंग स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। सेकेंड स्टेप हमारा है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस को मेजर करना। जैसे एक्चुअली यहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ 80 यूनिट्स, तो ये मेजरिंग परफॉर्मेंस, हमने परफॉर्मेंस को मेजर किया। थर्ड स्टेप है कंपेयरिंग रिजल्ट्स विथ स्टैंडर्ड। जो एक्चुअल है और जो स्टैंडर्ड्स है इन दोनों के बीच हमने कंपेयर किया, तो कंपेयर दोनों के बीच डिफरेंस निकाला, ये हमारा थर्ड स्टेप है। अब फोर्थ स्टेप है कि जो डेविएशन आया उसका एनालिसिस करेंगे कि ये डेविएशन सही आया है या गलत आया है, ज़्यादा है, कम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसकी हम एनालिसिस करेंगे। अब क्यों आया है डेविएशन, इसका अगर पता लगा लेंगे तो हम करेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि अगली बार ऐसा डेविएशन नहीं हो। तो ये सारे स्टेप्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक एक करके स्टेप्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। एक मैनेजर को सबसे पहले कंट्रोलिंग में क्या काम करना पड़ता है, पहले टारगेट सेट करना पड़ता है, क्योंकि बिना टारगेट का वर्कर्स को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर हमने टारगेट ही सेट नहीं किया है और वर्कर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ज़्यादा करें तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते, कम करें तो भी हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा कोई टारगेट नहीं है। द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। इसलिए हमें सबसे पहला काम है स्टैंडर्ड सेट करना। अब स्टैंडर्ड आर द क्रिटिकल अगेंस्ट विच एक्चुअल क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर। अब स्टैंडर्ड वो क्राइटेरिया है जिससे कंपेयर करते हैं हम लोग एक्चुअल को, या स्टैंडर्ड को देख के ही वर्कर्स काम करता है। वो सोचता है कि ये हमारा टारगेट है और इसे हमें अचीव करना है, तो उसी के तरफ वो आगे बढ़ता रहता है। दस स्टैंडर्ड सर्व एज अ बेंचमार्क टुवर्ड विच एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव टू वर्क। अब स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क है जिसकी तरफ पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव टर्म्स। क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी स्टैंडर्ड हो सकता है, जैसे 100 यूनिट बनाना है। क्वालिटेटिव टर्म भी हो सकता है, जैसे कि हमें बेस्ट प्रोडक्ट बनाना है। तो इस तरह दोनों तरह का स्टैंडर्ड हो सकता है। फॉर इंस्टेंस स्टैंडर्ड सेट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू बी इनकर्ड, कितना खर्च पड़ेगा, रिवेन्यू टू बी अर्न, कितना रिवेन्यू अर्न करेंगे, प्रोडक्ट यूनिट कितना हो बनना चाहिए, कितना सोल्ड होना चाहिए, टाइम टू बी स्पेंड इन परफॉर्मिंग अ टास्क, ऑल रिप्रेजेंट्स क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड, क्योंकि इसको हम काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड भी सेट करना पड़ता है कभी कभी, जैसे गुडविल हमें बढ़ाना है, हमें मोटिवेशन का लेवल बढ़ाना है एम्प्लॉय का, ये सब हमारे क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स में आते हैं। एट द टाइम ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड्स ए मैनेजर शुड ट्राई टू सेट स्टैंडर्ड इन प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म्स एज दिस वुड मेक देयर कंपेरिजन विथ एक्चुअल परफॉर्मेंस मच ईजियर। प्रिसाइज क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ, प्रिसाइज का मतलब
इन ब्रीफ क्वांटिटेटिव टर्म्स होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, रिडक्शन इन डिफेक्ट्स फ्रॉम 10 इन एवरी 1000 पीस प्रोडक्ट टू 5 इन एवरी 1000 पीस प्रोडक्ट बाय द एंड ऑफ दिस क्वार्टर। जैसे कि एग्जांपल है, 1000 पीस में 10 डिफेक्ट निकल रहे हैं, तो डिफेक्ट तो थोड़े निकलेंगे ही, हम पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोलेंगे एक भी डिफेक्ट नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए। प्रिसाइज हम क्या कर सकते हैं कि 10 से हम घटा के उसको 5 कर लिए, 5 इन एवरी 1000 पीस, तो इस तरह से डिफेक्ट्स निकल सकते हैं, इसलिए हमें उसी हिसाब से सेट करना पड़ेगा। हाउएवर वेन एवर क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड आर सेट, एन एफर्ट मस्ट बी मेड टू डिफाइन देम इन मैनर दैट वुड मेक देयर मेजरमेंट ईजियर। अब जब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड, एक तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड सेट करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम सेट भी करते हैं तो हमें ऐसा कुछ उसको डिफाइन करना चाहिए, इस तरह डिफाइन करना चाहिए ताकि उसका मेजरमेंट पॉसिबल हो सके। फॉर इंस्टेंस, फॉर इम्प्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कम कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड है। एज फास्ट फूड चेन हैविंग सेल्फ सर्विस, स्टैंडर्ड कैन बी सेट इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन बाय कस्टमर टू वेट फॉर अ टेबल। अब एक टेबल पे कस्टमर कितना देर तक टाइम ले रहा है, इस उस फॉर्म में इसको मेजर करके देख सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फाइड है या नहीं है। टाइम टेकन बाय हिम टू अ प्लेस द ऑर्डर एंड टाइम टेकन टू कलेक्ट द ऑर्डर। अब रेस्टोरेंट के कर्मचारी कस्टमर को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इसी बात से पता चलेगा कि ऑर्डर देने में कितना समय लगता है, ऑर्डर लेने में कितना समय लगता है, और कितने देर तक कस्टमर वहाँ वेट करते हैं। अगर इन सब चीज़ों को हम मेजर करते हैं तो हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट स्टैंडर्ड शुड बी फ्लैक्सीबल। स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? फ्लैक्सीबल होना चाहिए। एनफ टू बी मॉडिफाइड वेन एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें कभी कभी स्टैंडर्ड को मॉडिफाई भी करना पड़ता है, इसलिए इसे फ्लैक्सीबल होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड का एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स की बात करें तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करें तो कितना यूनिट प्रोडक्शन करना है, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कौन आदमी का क्या काम होना, कौन आदमी कितना काम करेगा, परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड हो सकता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए क्या स्टैंडर्ड हो सकता है? कितना सेल्स होगा, कितना सेल्स एक्सपेंस होगा, एडवर्टाइजमेंट पे कितना खर्च होना चाहिए, इंडिविजुअल कितना खर्च होना चाहिए, सेल्स पर्सन्स का परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की बात करें तो लेबर रिलेशन कैसा होना चाहिए, लेबर टर्नओवर कितना होना चाहिए, लेबर एब्सेंटिज्म कितना एक्सेप्टेबल है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्रीज, फ्लो ऑफ कैपिटल एंड लिक्विडिटी, ये सब स्टैंडर्ड्स का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब स्टैंडर्ड सेट करने के बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और काम चलते रहता है। उसके बाद जब once performance standards are set, the next step is measurement of actual performance should be measured on an objective or reliable manner. These are several techniques for measurement of performance. These include personal observation, sample checking, performance report। इस तरह हम उसको मेजर कर सकते हैं। हम साल के एंड में भी कर सकते हैं और बीच में भी कर सकते हैं। As far as possible, performance should be measured in the same unit in which standards are set. स्टैंडर्ड जिस यूनिट में सेट किया गया है, प्रोडक्शन भी मेजरमेंट भी एक्चुअल को भी उसी यूनिट में मेजर करना चाहिए। जैसे हम स्टैंडर्ड को केजी में सेट किए हैं और मेजरमेंट को पाउंड में, एक्चुअल को हम पाउंड में मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर स्टैंडर्ड्स को हम मीटर में सेट किए हुए हैं या सेंटीमीटर में सेट किए हैं और एक्चुअल को हम फीट में या इंच में हम उसको मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ। इट इज जनरली बिलीव दैट मेजरमेंट शुड बी डन आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट। नॉर्मली क्या होता है कि मेजरमेंट का काम जो होता है पूरा टास्क खत्म करने के बाद किया जाता है, ऐसा लोग बिलीव करते हैं। लेकिन वेयर एवर पॉसिबल मेजरमेंट ऑफ वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस के बीच में मेजरमेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार पूरा काम ख़त्म हो गया तो उसको हम कंट्रोल करना मुश्किल है, हम फिर से सही नहीं कर सकते। अगर बीच में हमें पता चल जाए कि क्या गलती हो रहा है तो हम उसको करेक्शन कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, इन केस ऑफ असेंबलिंग टास्क, ईच प्रोडक्ट शुड बी चेक बिफोर असेंबलिंग। अगर असेंबलिंग का काम हो रहा है तो हर प्रोडक्ट को असेंबलिंग करने से पहले उसको चेक किया जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में, प्लांट में लेवल ऑफ गैस
पार्टिकल्स इन द एयर वुड बी कंटिन्यूसली मॉनिटर्ड फॉर सेफ्टी। तो ये सब मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय मे रिक्वायर प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट बाय द सुपीरियर। एक एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए परफॉर्मेंस रिपोर्ट बना करके हम मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ कंपनी परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सर्टेन रेशियो लाइक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सब हम निकाल करके हम कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन सर्टेन ऑपरेटिंग एरिया लाइक मार्केटिंग मे बी मेजर कंसिडरिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, इंक्रीज इन मार्केट शेयर। इस तरह हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। वेयर एवर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन मे बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ पीस प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीस इन अ बैच। इससे हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन ईच पीस प्रोडक्ट मे बी चेक टू एंश्योर दैट इट्स कन्फर्म टू क्वालिटी। छोटे ऑर्गेनाइजेशन में तो कम प्रोडक्शन होता है, तो हर एक पीस को हम चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्शन के एक्चुअल स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल नहीं होता है। तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, रैंडमली चेक करेंगे, कुछ सैंपल का चेक करेंगे। दिस इज नॉन एज सैंपल चेकिंग, इसको हम लोग सैंपल चेकिंग बोलते हैं। तो इस तरह हम परफॉर्मेंस जो एक्चुअली हुआ है उसको हम मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड सेट किया, फिर परफॉर्मेंस को हम मेजर किए। अब हम लोग करेंगे कंपैरिजन। एक्चुअली जो हमारा परफॉर्मेंस हुआ और जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया था, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। सच कंपैरिजन विल रिवील द डेविएशन। तो हमें क्या चीज़ का पता चलेगा, डेविएशन का पता चलेगा कि एक्चुअल और डिजायर्ड रिजल्ट में क्या डेविएशन आया है। कंपैरिजन बिकम ईजियर व्हेन स्टैंडर्ड आर सेट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अगर क्वांटिटेटिव टर्म में स्टैंडर्ड सेट होता है तभी कंपैरिजन आसान होता है, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, परफॉर्मेंस ऑफ अ वर्कर इन टर्म ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन अ वीक कैन बी इजिली मेजर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर द वीक। अब एक वर्कर्स कितना यूनिट प्रोडक्शन कर पा रहा है, इसी से हम उसके परफॉर्मेंस को आसानी से मेजर कर सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब आते हैं हम लोग एनालाइजिंग डेविएशन। अब जो डेविएशन आया, यहाँ पे थर्ड स्टेप में जो डेविएशन हमारा निकलेगा उसको हम एनालाइज करेंगे कि जो डेविएशन निकला है वो कैसा है, मतलब एक्सेप्टेबल है नहीं है। सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटी। 1000 यूनिट बन रहा है तो 1-2 यूनिट डिफेक्टिव निकलेगा, ये हम मान सकते हैं। 1000 में 500 यूनिट डिफेक्टिव निकल गया, ये हम नहीं मान सकते। तो हमें ये पता होता है कि कितना हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर इम्पोर्टेंट टू डिटरमाइन द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन। इसीलिए हमें इस बात को डिफाइन कर लेना पड़ेगा, डिटरमाइन करने के लिए कि कितना यूनिट्स या कितना परसेंटेज तक हम डेविएशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमें एक्शन लेना होगा। अब ऐसा नहीं कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन का टारगेट किए हैं और 99 यूनिट हुआ प्रोडक्शन, 1 यूनिट कम हुआ तो हम इसके लिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, ऐसा नहीं। 1-2 यूनिट का हम मार्जिन लेके चल सकते हैं कि इतना का डिफरेंस हो सकता है। ऑल्सो डेविएशन इज द की एरिया ऑफ बिजनेस नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली एज कंपेयर टू डेविएशन इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरिया। अब जैसे खर्च की बात करते हैं, लेबर कॉस्ट, पोस्टल एक्सपेंसेस, दो तरह के एक्सपेंस है। लेबर कॉस्ट अगर बढ़ रहा है और एक पोस्टल एक्सपेंस बढ़ रहा है, दोनों सेम नहीं हो सकता। पोस्टल एक्सपेंस तो 100 रुपया 200 रुपया होता है, लेबर कॉस्ट लाख रुपया तक चला जाता है। तो लेबर कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो वो ज़्यादा हमारे लिए सीरियस मैटर है, और अगर पोस्टल कॉस्ट बढ़ेगा तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो की एरियाज है, तो की एरिया में कौन आया यहाँ पे, लेबर कॉस्ट, पोस्टल एक्सपेंस नहीं आया। की एरिया पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। जो इनसिग्निफिकेंट एरिया है जैसे पोस्टल एक्सपेंस, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, उसको अर्जेंटली ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द डेविएशन, जब हमें डेविएशन का पता चल जाता है, जैसे यहाँ पे 1 यूनिट का डेविएशन आया, दैट डिमांड मैनेजरियल अटेंशन। अब मैनेजर को ध्यान देना है कि ये डेविएशन क्यों आया। दिस डेविएशन नीड टू बी एनालाइज्ड फॉर देयर कॉजेज, उसको एनालाइज करना है।
अब डेविएशन में है मल्टीपल कॉजेज फॉर देयर ओरिजिन। अब डेविएशन के बहुत सारे कारण होते हैं। मैंने 100 का टारगेट सेट किया, 50 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 50 यूनिट का नहीं हुआ, 50 यूनिट का डेविएशन है। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि हमारा स्टैंडर्ड सही नहीं था, एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है डिफेक्टिव प्रोसेस हमारा था, इनएडिक्वेसी ऑफ रिसोर्सेज की कमी थी, स्ट्रक्चर का ड्रॉबैक था, ऑर्गेनाइजेशनल का कुछ प्रॉब्लम था, एनवायरनमेंट का कुछ प्रॉब्लम था, कुछ भी रीजन हो सकता है। इट इज़ नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेविएशन। डेविएशन का एग्जैक्ट कॉज का हमें पता लगाना चाहिए, फेलिंग विच एन अप्रोप्रिएट करेक्टिव एक्शन में नॉट बी पॉसिबल। अगर हम डेविएशन के सही कारणों का पता नहीं लगा पाएंगे तो हम सही एक्शन भी नहीं ले पाएंगे। द डेविएशन एंड देयर कॉजेज आर रिपोर्टेड and corrective action taken at appropriate level. Critical point control management by exception should be used by the manager in this regard. इसके लिए मैनेजर क्या करता है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल यूज करता है और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन यूज करता है। इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। जैसे अगर हमने टारगेट सेट किया है, टारगेट हमने सेट किया है 100 यूनिट का, एक्चुअल प्रोडक्शन 80 यूनिट हुआ, तो डेविएशन कितना आया, डेविएशन 20 आया। अब डेविएशन ये क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव डेविएशन है, किस तरह का डेविएशन है, तो ये नेगेटिव डेविएशन है क्योंकि ये कम हुआ है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये मेजर है या माइनर डेविएशन है, मेजर डेविएशन है या माइनर डेविएशन है, इस चीज़ को देख सकते। 100 यूनिट में 100 यूनिट में 99 का प्रोडक्शन हुआ तो डेविएशन 1 हुआ, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। 100 में 100 का हमने टारगेट सेट किया और 90 का प्रोडक्शन हुआ तो 10 यूनिट का डेविएशन है, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। 100 का हमने टारगेट सेट किया और 40 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ, 60 का डेविएशन है, ये भी नेगेटिव डेविएशन है। 100 का हमने टारगेट सेट किया, 120 का डेविएशन हुआ, 120 का प्रोडक्शन हुआ, 20 का डेविएशन है, पॉजिटिव डेविएशन है। 100 का हमने टारगेट सेट किया और 130 का डेविएशन प्रोडक्शन हुआ, 30 यूनिट का डेविएशन है, तो ये भी पॉजिटिव डेविएशन है। अब हमें एज अ मैनेजर हमें इसको एनालिसिस करना है कि इसमें कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है। तो यहाँ पे ये 100 में 80 का प्रोडक्शन हुआ, 20 का नहीं हुआ, तो ये मेजर डेविएशन है, ये मेजर है। और 1 यूनिट का डिफरेंस है, ये माइनर में आ जाएगा। 10 यूनिट का डिफरेंस है, इसको भी माइनर में रख सकते हैं। 60 यूनिट का डेविएशन है, इसको मेजर में रख सकते हैं। अब पॉजिटिव्स को हमें अटेंड नहीं करना है। पॉजिटिव डेविएशन आ रहा है तो अच्छी बात है, इससे हमें मतलब नहीं, इसको एक मैनेजर को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक मैनेजर को किस पे ध्यान देना है, माइनर डेविएशन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये माइनर डेविएशन है, इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। डेविएशन क्या आया है, जो मेजर डेविएशन आया है, जो मेजर है उस डेविएशन पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इस तरह हम डेविएशन को एनालिसिस करते हैं। अब डेविएशन को एनालिसिस करने के लिए 2 तरीका है, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या होता है ये जानना है। इट इज़ नेदर इकोनॉमिकल नॉर इजी टू कीप चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन पे तो हम कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें क्या करना है, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। जैसे मैंने बताया था प्रोडक्शन कॉस्ट और पोस्टल चार्ज, तो प्रोडक्शन कॉस्ट लेबर कॉस्ट और पोस्टल चार्ज। लेबर कॉस्ट हमारे लिए की रिजल्ट एरिया है, हर चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे पाएंगे। विच आर क्रिटिकल टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो एरिया ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए बहुत क्रिटिकल होता है उसको की रिजल्ट एरिया बोलते हैं, हमें वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। द की रिजल्ट एरिया आर सेट एज द क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग एट द क्रिटिकल पॉइंट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन सफ़र। क्रिटिकल पॉइंट पे अगर कुछ भी होता है तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सफ़र करता है। एक एग्जाम्पल है कि इंक्रीज इन 5% इन द लेबर कॉस्ट मे बी मोर ट्रबलसम देन 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्ज। मैंने पहले बताया था पोस्टल चार्ज 15% बढ़ गया, इस पे ज़्यादा हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 5% अगर लेबर कॉस्ट बढ़ गया तो इस पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा की रिजल्ट एरिया है क्रिटिकल पॉइंट, इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हैं। उसको आते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन विच इज ऑफन रेफर्ड
to as a control by exception. In an important principle of management, control based on the belief that the attempt to control everything result in control nothing. ये मेन लाइन है इसका, कि हर चीज़ को अगर हम कंट्रोल करने लगेंगे तो इसका मतलब हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. Only significant deviation which goes beyond the permissible limit should be brought to the notice of the management. सिर्फ जो ऐसा डेविएशन जो सिग्निफिकेंट है, जो ज़्यादा है, मेजर है, उसी पे एक मैनेजर को ध्यान देना चाहिए. अगर हर चीज़ पे मैनेजर ध्यान देने लगेगा तो मैनेजर का टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं कर पाएगा वो. दस इफ प्लांट ले डाउन 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट एज एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ deviation in a manufacturing organization, only increase in labor cost beyond 2% should be brought to the notice of the management. जैसे अगर 2% लेबर कॉस्ट बढ़ना अगर नॉर्मल माना जाता है तो 2% तक बढ़ने तक मैनेजर को उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 2% से अगर ज़्यादा होता है तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है. हाउएवर in case of major deviation from the standard, say 5%, the matter has to receive immediately action by the management on priority basis. लेकिन अगर 2% से ज़्यादा, 5% से ज़्यादा हो गया, 2% से ज़्यादा हो गया या 5% हो गया तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. तो इसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. तो 3 चीज़ हम लोग क्लियर हो गया, की रिजल्ट एरिया, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. की रिजल्ट एरिया क्या है? वह एरिया जो ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए ज़्यादा क्रिटिकल होता है उसको की रिजल्ट एरिया बोलते हैं, और की रिजल्ट एरिया को कंट्रोल करने को क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल बोलते हैं, और जो सिग्निफिकेंट डेविएशन है उस पर ध्यान देना ही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कहलाता है. अब हम लोग अंतिम स्टेप में है टेकिंग करेक्टिव एक्शन. करेक्टिव एक्शन लेंगे. अब हमें डेविएशन का पता चल गया तो हम एक्शन लेंगे. फाइनल स्टेप करेक्टिव एक्शन है. नो करेक्टिव एक्शन रिक्वायर्ड जब डेविएशन एक्सेप्टेबल हो. एक्सेप्टेबल लिमिट में अगर डेविएशन हो तो करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन डेविएशन अगर एक्सेप्टेबल रेंज से ज़्यादा चला जाता है तो हमें तुरंत मैनेजरियल अटेंशन चाहिए ताकि डेविएशन बार बार ना हो सके. करेक्टिव एक्शन माइट इन्वॉल्व ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय. यदि प्रोडक्शन टारगेट मेट नहीं कर पा रहे हैं तो ट्रेनिंग देना चाहिए. सिमिलरली इफ एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट इज रनिंग बिहाइंड शेड्यूल, अगर लेट चल रहा है कोई प्रोजेक्ट तो करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है? असाइनिंग ऑफ एडिशनल वर्कर को हम काम दें और वर्कर हम लाएं, एंड इक्विपमेंट टू द प्रोजेक्ट, परमिशन फॉर ओवर टाइम वर्क, ये सब करना पड़ेगा. इन केस ऑफ डेविएशन कैन नॉट बी करेक्टेड थ्रू मैनेजरियल एक्शन, द स्टैंडर्ड में हैव टू बी रिवाइज. ये भी हो सकता है कि हमने जो टारगेट सेट किया है वही गलत हो, हमें उसको सही करना पड़ेगा. तो एक थोड़ा सा करेक्टिव एक्शन का एग्जांपल देखते हैं. डिफेक्टिव मटेरियल अगर है उसके कारण डेविएशन हुआ है तो हमें चेंज कर लो उसको. डिफेक्टिव मशीन है तो उसको रिपेयर कर लो या रिप्लेस कर लो. अगर मशीन काम लायक नहीं है तो उसका टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कर लो. अगर डिफेक्टिव प्रोसेस है तो मॉडिफाई करेंगे प्रोसेस को. अगर डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क है तो इम्प्रूव करेंगे फिजिकल कंडीशन को. तो ये सब एक्शन हम ले सकते हैं. इसके साथ ही हमारा स्टेप्स इन कंट्रोलिंग प्रोसेस समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.